इस वीडियो में हम देखेंगे आरएएस मेंस के पेपर 3 के यूनिट 3 के खंड बी यानी व्यवहार को। व्यवहार के अंदर कुल 19 टॉपिक हैं। मुख्य रूप से इन्हें हम बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम और अभिप्रेरणा, प्रतिबल और प्रबंधन से पढ़ते हैं। बुद्धि 5 प्रकार की है: संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक। व्यक्तित्व के अंदर हम शील गुण देखते हैं। व्यक्तित्व किस तरह से निर्धारित होता है और उसका मापन कैसे किया जाएगा। अधिगम मतलब लर्निंग, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, लर्निंग की शैलियां कौन कौन सी हैं, स्मृति या याद करना क्या होता है, विस्मृति या भूलना क्या होता है, मोटिवेशन का आकलन कैसे करेंगे, प्रतिबल प्रबंधन मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस की प्रकृति क्या होती है, प्रकार क्या होता है, स्ट्रेस के स्रोत क्या हैं, लक्षण, प्रभाव, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन कैसे किया जाएगा। पहला टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि एक विशेष योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति दिन प्रतिदिन सीखने, समझने, स्मरण और तार्किक चिंतन इत्यादि करता है। बुद्धि से व्यक्ति निर्णय, आविष्कार, तर्क इत्यादि कार्य संपादित करता है। बुद्धि का स्तर व्यक्तियों में अलग अलग होता है। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है। यह जन्मजात शक्ति या योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। यह एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का समूह है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करना ही बुद्धि है। उचित उत्तर देने, निरीक्षण करने, तार्किक क्रिया व समस्या समाधान इत्यादि कार्य करने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की है: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि गामक और यांत्रिकी बुद्धि है। अमूर्त बुद्धि शाब्दिक या पुस्तकीय ज्ञान से। अमूर्त बुद्धि का आशय शाब्दिक और पुस्तकीय ज्ञान से है। सामाजिक वातावरण में व्यवहार करना सामाजिक बुद्धि है। मूर्त बुद्धि कारीगर और इंजीनियर में पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि लेखक और दार्शनिक में पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि समाज सेवक में पाई जाती है। वर्णन के अनुसार बुद्धि 3 तरह की है: जैविक, मनोवैज्ञानिक और संक्रियात्मक। जीवन में समायोजन की क्षमता रखना जैविक बुद्धि है। जन्मजात और ज्ञानात्मक योग्यता रखना मनोवैज्ञानिक बुद्धि है। मापन की योग्यता रखना संक्रियात्मक बुद्धि है। बुद्धि के सिद्धांत। एक खंड या एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बेन्ने या टर्मन व स्टर्न ने दिया था। द्विखंड या त्रिखंड या त्रिकारक सिद्धांत पियरमैन ने दिया था। बहुखंड या बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। पद अनुक्रम का सिद्धांत बर्ट और बर्मन ने दिया था। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि मापन। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग टर्मन ने किया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणा में 100। अगला टॉपिक है संज्ञानात्मक बुद्धि। इसकी अवधारणा जीन पियाजे ने दी थी। यह जीव विज्ञानी थे। संज्ञान का शाब्दिक अर्थ ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है। इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे सोचना, समझना, विचार करना, चिंतन, विश्लेषण, तर्क, स्मृति या धारणा। जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास के 4 चरण हैं। प्रथम चरण है संवेदी या पेशीय गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी मूर्त या संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में होती है। अगला टॉपिक है सामाजिक बुद्धि। इसकी अवधारणा थॉर्नडाइक ने दी थी। सामाजिक बुद्धि का संबंध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए व्यवहार और अन्य लोगों द्वारा किए गए व्यवहार को समझने की क्षमता से है। इन सबसे संबंधित बुद्धि ही सामाजिक बुद्धि कहलाती है। उदाहरण समाज सेवक, राजनेता इत्यादि में सामाजिक बुद्धि अधिक विकसित होती है। एक प्रशासक हेतु सामाजिक वातावरण को समझने, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने, सुप्रशासन देने, अन्य कर्मियों से व्यवहार में सामाजिक बुद्धि उपयोगी साबित होती है। अगला टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि। इसकी अवधारणा डेनियल गोलमैन ने दी थी। प्रारंभिक प्रस्तुतकर्ता जॉन मेयर और पीटर सेलोबे थे। डेनियल गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है के अनुसार उचित समय पर उचित मात्रा में संवेगों को पैदा करना, उनका प्रबंधन करना, स्वयं के संवेगों को समझना, दूसरे के संवेगों को समझना, भावों का उचित प्रकार से प्रकट करना ही संवेगात्मक बुद्धि है। संवेग से हमें अर्थ भावनाओं से लेना पड़ेगा। सही समय भावनाओं को पैदा करना, उनका प्रबंधन करना, इसे ही संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि कहेंगे। संवेगात्मक बुद्धि के घटक स्वयं की भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को पहचानना, भावनाओं का उचित प्रबंधन करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य रखना, समय का प्रबंधन करना और संवेग की तीव्रता को समझना। अगला टॉपिक है सांस्कृतिक बुद्धि। इसकी अवधारणा डेविड लिवमोर ने दी थी। सांस्कृतिक बुद्धि का संबंध व्यक्ति की संस्कृति और उससे संबंधित परंपराओं के व्यवहारिक ज्ञान से होता है। इससे संबंधित परंपराओं के व्यवहारिक ज्ञान और दूसरी संस्कृतियों के बारे में उतना ही सम्मान सांस्कृतिक बुद्धि का परिचायक होता है। एक प्रशासनिक अधिकारी हेतु सांस्कृतिक बुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसका प्रभाव उसके प्रबंधन में नजर आता है। प्रशासक के क्षेत्र में कई अलग अलग धर्म और संप्रदाय से जुड़ी संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। इन सभी को समझना और स्वयं में विकसित होना जरूरी है। अगला टॉपिक है आध्यात्मिक बुद्धि। मन एवं आत्मा
के बीच संतुलन स्थापित करते हुए ज्ञान और करुणा के साथ कार्य करना ही आध्यात्मिक बुद्धि कहलाता है। यह बुद्धि का उच्च आयाम है जो आत्मा के गुणों, क्षमताओं को ज्ञान, अखंडता, करुणा, आनंद, प्रेम और शांति इत्यादि रूप में सक्रिय करता है। दनाह जोहर द्वारा बताए गए बुद्धि के 12 लक्षण, जिन्हें बुद्धि के 12 सिद्धांत भी कहा जाता है। आध्यात्मिक बुद्धि के मापदंड: वांछित परिणाम के लिए जन, अर्थ और समय पर विचार करना, द्विपक्षीय सम्मान करना, मर्यादा सम्मान करना, शांतिपूर्ण व्यवहार करना और संयम बनाए रखना। अगला टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अंग्रेजी अनुवाद पर्सनैलिटी है, जो लैटिन भाषा में पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की शारीरिक व मनोदेहिक गत्यात्मक दशाएं होती हैं, जो उसका सामाजिक वातावरण से संतुलन बनाए रखती हैं। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की विशेषताओं का समग्र रूप है। व्यक्तित्व के सिद्धांत: पहला है शील गुण का सिद्धांत। यह सिद्धांत आलपोर्ट ने दिया था। 2 तरह के शील गुण होते हैं, एक सामान्य शील गुण, दूसरा विशिष्ट शील गुण। सामान्य शील गुण लगभग सभी में उपस्थित होते हैं। विशिष्ट शील गुण व्यक्ति विशेष की पहचान बनाने में हेल्प करते हैं। सामान्य शील गुण के उदाहरण हैं प्रेम, दया, सहयोग, सहानुभूति। विशिष्ट शील गुण के उदाहरण हैं मदर टेरेसा का सेवा गुण, स्वामी विवेकानंद में संप्रेषण का गुण। दूसरा सिद्धांत है विशेषक का सिद्धांत। यह रेमंड कैटल ने दिया था। इन्होंने बताया था विशेषक 2 प्रकार के होते हैं, एक सतही विशेषक, दूसरा स्रोत विशेषक। सतही विशेषक ऐसी विशेषताएं होती है जिससे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का पता चलता हो। स्रोत विशेषक ऐसे विशेष गुण होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। रेमंड कैटल के अनुसार प्रेम, सहयोग, दया, आदर्शवादिता जैसे घनात्मक चरित्र वाले 16 गुण पाए जाते हैं। इनके मापन हेतु 16 पर्सनैलिटी फैक्टर प्रश्नावली प्रस्तुत की थी। अगला सिद्धांत है मनोविश्लेषण सिद्धांत। इसकी अवधारणा सिगमंड फ्रायड ने दी थी। व्यक्तित्व निर्माण के 3 प्रमुख घटक होते हैं, एक इदम, अहम और परा अहम, जिसे इड, ईगो और सुपर ईगो भी कहते हैं। इदम क्या है? तत्काल सुख की कामना, पशु प्रकृति, स्वार्थी, बिना विचार के कार्य करना, शारीरिक व मानसिक इच्छाएं प्रबल होती हैं। अहम क्या है? सहयोगी भाव रखना, मानवीय प्रकृति होना, मिलनसार रहना, शारीरिक और मानसिक इच्छाओं में संतुलन रखना और संतुलित व्यक्तित्व होता है। परा अहम क्या है? यह आदर्शवादी सिद्धांत है। बलिदानी, त्यागी, देवत्व प्रकृति, शारीरिक की जगह मानसिक इच्छाएं प्रबल होती हैं, पर हित हेतु कार्य किया जाता है। व्यक्तित्व के प्रकार: हिपोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व को 4 प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। पहला है पीला पित्त, काला पित्त, श्लेष या कफ और रक्त। पीला पित्त व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में गुस्सैल, तुकन मिनाज और सनकीपन पाया जाएगा। काला पित्त वाले में आलसी, प्रमादी या उन्मादी पाया जाएगा। कफ वाले में शांत या कार्य के प्रति उदासीन पाया जाएगा। रक्त वाले में उत्साही, साहसी और प्रभावी पाया जाएगा। वैगनर के अनुसार व्यक्तित्व 6 प्रकार के होते हैं: सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्य बोधक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। सैद्धांतिक व्यक्तित्व निश्चित आदर्शों का पालन करना। आर्थिक व्यक्तित्व केवल अर्थ को महत्व देना। सौंदर्य बोध सौंदर्य के प्रति आकर्षण भाव रखना। सामाजिक व्यक्तित्व समाज में रुचि रखना और सामाजिक कार्य करना। धार्मिक व्यक्तित्व धर्म और धार्मिक कार्यों में संलग्नता पाया जाना। राजनीतिक व्यक्तित्व राजनीति संबंधी कार्य एवं भाव रखना। युंग या जुंग के अनुसार व्यक्तित्व 2 प्रकार के हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व या बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व असामाजिक प्रकृति के होते हैं, निराशावादी होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग मिलनसार होते हैं, सहयोगी भाव रखते हैं, आशावादी होते हैं, सामाजिक प्रकृति के होते हैं और हंसमुख होते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार, कपिल मुनि के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी वाले व्यक्ति में सद्गुण मुख्य होता है, धार्मिक, सहिष्णु और सद्भाव देखने को मिलता है। रजोगुणी व्यक्तित्व में रजगुण मुख्य होता है, इसमें साहसी, वीर, शासक और रक्षक देखने को मिलते हैं। तमोगुणी व्यक्तित्व में तमोगुण मुख्य होता है, ये प्रमादी, लड़ाकू, अंधकार प्रिय होते हैं और आलसी प्रकृति वाले होते हैं। आधुनिक दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व भावशील, कर्मशील और विचारशील हो सकता है। भावशील व्यक्ति भावुक, भाव प्रधान और सदा दुखी रहते हैं। कर्मशील व्यक्ति कर्मठ, कर्मों पर भरोसा रखते हैं और अंतिम सुख की प्राप्ति करते हैं। विचारशील व्यक्ति सोच विचार करके कार्य करने वाले होते हैं और सदा सुखी रहते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियां: व्यक्तित्व मापन 4 विधियों से किया जा सकता है: मनोविश्लेषण विधि, प्रक्षेपी विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि। मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत स्वतंत्र सहचर्य विधि है, स्वप्न विश्लेषण विधि है, साहचर्य व्यवहार विधि है, सम्मोहन विधि है। प्रक्षेपी विधियों में शाही धब्बा परीक्षण विधि है, कहानी और वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है और बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि है। व्यक्तिनिष्ठ विधियों में आत्मदर्शन है, व्यक्ति के इतिहास को समझने की विधि है, प्रश्नावली विधि है और साक्षात्कार से समझने वाली विधि है। वस्तुनिष्ठ विधियों में निरीक्षण और बाह्य दर्शन की विधि है, समाजमिति
विधि है, क्रम निर्धारण मापनी विधि है और शारीरिक दक्षता विधि है। अगला टॉपिक है अधिगम। अधिगम अर्थात सीखना या लर्निंग जिसे कहते हैं। नए अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाते हैं। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ही अधिगम है। स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला उन्नयन या स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। क्रो के अनुसार नया ज्ञान, आदत एवं मनोवृत्तियों को अर्जित कर लेना ही अधिगम होता है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विवेकपूर्ण और प्रगतिशील व्यवहार करना सीखते हैं, संगत का परिणाम होता है, नवीन ज्ञान का अर्जन करना होता है, समायोजन, नवीन मनोवृत्ति, अनुभव का परिणाम और प्रशिक्षण से संभव है। अधिगम की 3 अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक, मध्यम और अंतिम अवस्था। अधिगम के पठार को जानने के लिए हम सीखने की मात्रा और सीखने के समय के बीच में संबंध देख सकते हैं। पहले व्यक्ति सीख रहा होता है, फिर सीखना बंद कर देता है और वह पुनः सीखना प्रारंभ कर देता है। जिस टाइम वह सीखना बंद कर देता है उस समय अधिगम का पठार देखा जा सकता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक वातावरण, बुद्धि, अभिप्रेरणा, सीखने का समय, पूर्व ज्ञान, थकान, सीखने की विधि, विषय वस्तु की प्रकृति, सहायक उपागम, सीखने की इच्छा, परिपक्वता और आयु। अधिगम का अंतरण। अधिगम का अंतरण का मतलब है पहली परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान व व्यवहार का उपयोग अन्य परिस्थितियों में किया जा सकता है। अंतरण 3 प्रकार का है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य अधिगम अंतरण। पहले वाला ज्ञान नई परिस्थितियों में सहयोग कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है और कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं। अधिगम साहचर्य सिद्धांत जिसे SRT थ्योरी कहते हैं। अनुक्रिया के बार बार अभ्यास से अधिगम होता है। अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत है जिसे SOR थ्योरी भी कहते हैं। उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य पैदा होने वाला ज्ञानात्मक क्षेत्र या सूझ के कारण अधिगम होता है। अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को करने हेतु गतिमान या प्रेरित होना। अंग्रेजी अनुवाद मोटिवेशन है जो लैटिन भाषा में मोटम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है टू मूव, गति देना या धक्का देना। अभिप्रेरक क्या होते हैं? जो प्राणी को किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अभिप्रेरक 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैविक अभिप्रेरक और मनोसामाजिक प्रेरक। अभिप्रेरणा का चक्र, पहले आवश्यकता महसूस होगी, फिर चालक होगा और फिर प्रोत्साहन मिलेगा। पहले नीड होगा, फिर ड्राइव होगा और फिर इंसेंटिव होगा। प्राणी को कोई कमी या अधिकता से विशेष आवश्यकता होगी, आवश्यकता से विशेष प्रकार का तनाव पैदा होगा, चालक को समाप्त करने के लिए क्रिया की जाएगी। अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत हैं। चालक सिद्धांत CL हल ने दिया था। चालक जितना तेज होगा अभिप्रेरणा उतनी सक्रिय होकर कार्य करेगी। अगला है मूल प्रकृति का सिद्धांत, विलियम मैकडूगल ने दिया था। मूल प्रवृत्ति जन्मजात संवेगों से सक्रिय होती है। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है जैसे भय, क्रोध, भूख आदि। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत स्किनर ने दिया था। उद्दीपक से उद्दीपन होगा और फिर अनुक्रिया होगी, उससे परिणाम निकलेगा। प्रोत्साहन का सिद्धांत बॉल्स और कॉफमैन ने दिया था। अभिप्रेरणा प्रोत्साहन की दशा में कार्य करती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैक्लिएंट और एटकिंसन ने दिया था। अवसर की उपलब्धता से प्रेरित होकर निश्चित सफलता प्राप्त करने की दिशा में सफल प्रयास किया जाता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है, एक इरोस, दूसरी थैनेटोस। निर्माणात्मक प्रकार की होती है, विध्वंसात्मक प्रकार की होती है। जन्म से संबंधित प्रवृत्ति होती है, मृत्यु से संबंधित प्रवृत्ति होती है। अभिप्रेरणा का आवश्यकता पद अनुक्रम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। 5 तरह की आवश्यकताएं होती है, दैहिक, सुरक्षा, स्नेह, सम्मान और आत्मसिद्धि। प्रथम 2 को प्राथमिक आवश्यकताएं बोलते हैं, फिर द्वितीय आवश्यकताएं होती हैं, फिर उच्चतर आवश्यकताएं होती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान दैहिक आवश्यकता है। खतरों से सुरक्षा आवश्यकता है। भरा पूरा परिवार स्नेह की आवश्यकता है। समाज में कोई पद मिले, स्तर मिले, सम्मान की आवश्यकता है। पूर्ण संतोष मिले या आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। अगला टॉपिक है स्मृति या स्मरण। विषय वस्तु धारण करने के बाद जरूरत पड़ने पर दोबारा याद कर लेना ही स्मृति है। इसमें सोपान कौन से हैं? धारण करना और पुनः स्मरण करना। स्मृति मॉडल दिया था एटकिंसन और शिफरिन ने। इसमें संवेदी स्मृति होती है, लघु स्मृति होती है और दीर्घ स्मृति होती है। कमजोर सूचनाएं संवेदी स्मृति होती है। ऐसी सूचनाएं जो 30 सेकंड तक रहती है लघु स्मृति में जाती हैं। ऐसी सूचनाएं जो 30 सेकंड से अनंत काल तक विद्यमान रहती हैं वो दीर्घ स्मृति में चली जाती हैं। स्मृति के अनेक प्रकार हैं, व्यक्तिगत, अव्यक्तिगत, सक्रिय, स्थायी, तात्कालिक, निष्क्रिय, तार्किक, यांत्रिक, आदत, शारीरिक, इंद्रिय अनुभव और शुद्ध। स्मृति उत्पन्न करने के तरीके हैं कूट संकेतन, सुदृढ़ीकरण करना, बाधा या विफलता दूर करना और पुनः प्राप्ति का अभ्यास करना। अगला है विस्मृति या विस्मरण। सीखे हुए ज्ञान को आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रकट नहीं कर पाना
ही विस्मृति या विस्मरण है। सक्रिय विस्मरण में जानबूझकर भूलने का प्रयास किया जाता है। निष्क्रिय विस्मरण में समय के साथ व्यवहार अपने आप भुला देता है। विस्मृति के कारण क्या है? कूट संकेतन का विफल होना, बाधा का निवारण नहीं होना, प्रेरित व्यवहार की कमी होना, सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होना, अभ्यास में कमी होना। प्रतिबल विचार या स्ट्रेस क्या होता है? ऐसा बल जो कार्य में रुकावट उत्पन्न करता हो एवं समायोजन में बाधा उत्पन्न करता हो प्रतिबल कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। इससे कुसमायोजन और मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न होती है। समायोजन क्या है? वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। समायोजन के कुछ उपाय बता दीजिए। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, क्षतिपूरक और आक्रामक। प्रत्यक्ष उपायों में बाधा निवारण, मार्ग परिवर्तन, लक्ष्य प्रतिस्थापन और निर्णय निष्कर्ष आता है। अप्रत्यक्ष उपायों में दमन करना, प्रक्षेपण करना, युक्तिकरण करना, विस्थापन करना, अन्य आरोपण करना आता है। क्षतिपूरक उपाय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। आक्रामक उपाय भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। कुसमायोजन क्या है? वातावरण के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति के मार्ग आने वाला असंतुलन, असंतोषी कुसमायोजन है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक बीमारियां होती हैं, जैसे तनाव, भग्नाशा, दुश्चिंता, द्वंद्व। तनाव परिस्थितियों के अनुसार कार्य न कर पाने के कारण असहजता होती है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रकार का हो सकता है। बार बार कार्य करने पर भी असफलता मिलने से उत्पन्न होती है भग्नाशा। दुश्चिंता किसी भी कार्य के प्रति एक स्तर से अधिक चिंता करने से दुश्चिंता में परिवर्तित हो जाती है। एक से अधिक परिस्थितियों में व्यक्ति जब निर्णय नहीं ले पाता है तो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रतिबल के अनेक प्रकार हो सकते हैं। स्ट्रेस के प्रकार: भौतिक, पर्यावरण, वैज्ञानिक, वेदना, दुख जनित प्रतिबल, चिरकालिक प्रतिबल। तनाव के कारण कई हो सकते हैं: जीवन की घटनाएं, आघातक घटनाएं, बाह्य प्रतिबल, आंतरिक प्रतिबल। तनाव के कई प्रभाव होते हैं: शारीरिक, मानसिक, संवेग में, भावनाओं में, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक। तनाव के लक्षण कैसे दिखेंगे? स्मृति ह्रास होएगी, गलत निर्णय लिए जाएंगे, आत्मविश्वास में कमी दिखेगी, निद्रा में कठिनाई आएगी, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक असंतुलन की स्थिति पाई जाएगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट या प्रतिबल प्रबंधन कैसे करें? इसके अंतर्गत तनावपूर्ण परिस्थितियों से निजात पाई जाती है। जिन कार्यों और घटनाओं के माध्यम से प्रतिबल उत्पन्न हुआ होता है उनका समाधान करके मनोवैज्ञानिक रूप से तनाव से छुटकारा पाया जाता है। ध्यान, विश्राम, व्यायाम, मनोरंजन, क्रीड़ा या खेल इत्यादि के माध्यम से प्रतिबल प्रबंधन किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न न होना मानसिक स्वास्थ्य है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या हैं? आत्मविश्वास दिखेगा, नियमित दिनचर्या रहेगी, उच्च आकांक्षा का स्तर रहेगा, मिलनसारिता रहेगी, उचित निर्णय क्षमता होगी, आशावादी रहेगा, नेतृत्व क्षमता इत्यादि दिखेगी। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अनेक कार्य हैं। कार्यों का अधिभार होना, सामाजिक समन्वय का अभाव होना, लाल फीताशाही, निरंकुश प्रशासन, भौगोलिक परिस्थितियां, अप्रत्याशित आदेश मिल जाना। मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपाय क्या हैं? समय का प्रबंधन करो, पद के अनुरूप गरिमा बनाए रखो, अधीनस्थों के साथ समन्वय बना के रखो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखो इत्यादि।